नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर और आप सुन रहे हैं कहानियां स्टोरी प्लैनेट पर। आज हाजिर हुआ हूं प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक ओ हेनरी की कालजयी रचना द लास्ट लीफ का हिंदी रूपांतरण आखिरी पत्ता लेकर। तो प्रस्तुत है ओ हेनरी की कहानी आखिरी पत्ता। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं और ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं तो सड़क 2-3 बार अपना ही रास्ता काट जाती है। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन ने एक बार एक मूल्यवान संभावना की खोज की और वो ये कि मान लीजिए कि कागज, रंग और कैनवस का कोई व्यापारी अगर यहां तकादा करने आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से मुठभेड़ हो ही जाएगी और उसे एक भी पैसा वसूल किए बिना यहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इस टेढ़े मेढ़े और विचित्र ग्रीनविच विलेज नामक इलाके में दुनिया भर के कलाकार धीरे धीरे आकर जमा होने लगे और वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी के बहरावे, छत के कमरे और सस्ते किराए की तलाश में थे। बस छठी सड़क की दुकानों से कुछ कांसे के लोटे और टीन की तश्तरियां खरीद लाए और फिर बसा ली अपनी गृहस्थी इस कॉलोनी में। यहीं एक निचले मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो हुआ करता है। जॉन्सी दरअसल जोना का अपभ्रंश है। दोनों में से एक मेन से आई थी तो दूसरी कैलिफोर्निया से। ये मई महीने की बात है। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक छोटे से सस्ते से होटल में हुई थी और दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने इस मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना और कुरेदना शुरू कर दिया था। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, लेकिन पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई थी। डॉक्टर इस अजनबी को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करता था। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। बावजूद इसके उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया और जॉन्सी बेचारी चुपचाप कमरे में एक तरफ अपनी लोहे की खाट पर पड़ी शीशे की खिड़की के सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, सू, इसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना ही है और वो भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा नहीं रहती है और वो मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तब उनका इलाज मैं तो क्या धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। और इस लड़की के दिमाग में भूत सवार हो गया है कि वो अच्छी नहीं होगी। उसके मन पर कोई बोझ है क्या? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर एक रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी बड़ी इच्छा है। नेपल्स की खाड़ी का चित्र? अरे मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिससे उसे जीने की तीव्र इच्छा हो, जैसे कोई नौजवान, पुरुष या प्रेम। सू बोली, छोड़िए भी डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसी कोई इसकी इच्छा है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी तरफ से कोई कसर तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है, तब दवाइयों की शक्तियां भी आधी रह जाती हैं। देखो, अगर तुम जॉन्सी के जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके जीने की संभावना कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल गीले कर लिए अपने।
और थोड़ी देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची तो जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देख रही थी। उसे सोता हुआ समझकर सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया और स्टैंड पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए एक तस्वीर बनाने के लिए बैठ गई। दरअसल नए कलाकारों को कला की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पत्र पत्रिकाओं के लिए तस्वीर बनानी ही पड़ती है। वैसे ही जैसे साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए नए नए लेखकों को पत्र पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखनी पड़ती हैं। खैर, जैसे ही सू एक घुड़सवार जैसा ब्रीजेस पहने, एक आंख का चश्मा लगाए किसी इडाहो के गड़रिए के चित्र की रेखाएं बनाने लगी कि उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी जो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। वो उठकर तेजी से बीमार जॉन्सी के बिस्तर के पास पहुंच गई। जॉन्सी की आंखें खुली हुई थी और वो एकटक खिड़की के बाहर देख रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे वो उल्टी गिनती बोल रही हो। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने बड़ी उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली कि आखिर वहां गिनने लायक है क्या। एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवारें और या फिर एक पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल जो दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और कंकाल शाखाएं एकदम उघाड़ी उन टूटी फूटी ईंटों से बाहर लटक रही थी। सू ने बड़े प्यार से पूछा, क्या है जानी? बहुत ही धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, 6। अब वो जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 थे। उन्हें गिनते गिनते सर दुखने लगता था। वो एक और गिरी। अब सिर्फ 5 बची हैं। 5 क्या जॉनी? पत्तियां उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या तुझे डॉक्टर ने नहीं बताया? लगभग गुस्से से चिढ़ते हुए सू ने कहा कि ओहो, इतनी बड़ी बेवकूफ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार करती थी क्या? इसीलिए अपनी वाहियात बातें बंद कर। अभी तो सुबह डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा था कि संभावना 14 आने हैं 1 रुपए में। और वैसे भी न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे ज्यादा नहीं होती। देख, अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और मुझे तस्वीर बनाने दे ताकि उसे संपादक के हाथों बेचकर अपनी इस बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने पेट के लिए कुछ रोटी पानी का जुगाड़ कर सके। समझी? अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की जरूरत नहीं है। वो एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की भी जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ 4 रह गई हैं। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी इस दुनिया से। सू उस पर झुकती हुई बोली कि जॉन्सी, तुझे कसम खानी होगी कि तू आंखें बंद करके रखेगी और जब तक मैं काम कर रही हूं ना, खिड़की के बाहर देखेगी भी नहीं। अरे कल तक ये तस्वीर पहुंचानी है,
मुझे रोशनी की जरूरत है, वरना अभी के अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में जाकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, नहीं, मुझे यहीं रहना है, तेरे पास। और इसके अलावा मैं यह भी नहीं चाहती कि तू उस बेल की तरफ देखे भी। अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली कि काम खत्म होते ही मुझे बता देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूं। उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरते हुए बहुत नीचे चली जाना चाहती हूं। सू ने कहा कि तू सोने की कोशिश कर, मैं मजदूर का मॉडल बनने के लिए उस बर्मैन को बुलाकर लाती हूं। अभी 1 मिनट में आई, हां, और जब तक मैं लौटूं नहीं तू हिलना भी मत। और सू बर्मैन को बुलाने वहां से चली गई। बूढ़ा बर्मैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था और उसकी उम्र 60 साल से अधिक थी। वो एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वो ये साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरम को छू भी नहीं पाया था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर कभी भी वैसा बना नहीं पाता था। और इधर कई वर्षों से उसने व्यवसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय यह धंधा ही छोड़ दिया था। वो आजकल अपना पेट उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर भरता था जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस चुका नहीं सकते थे। वो जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता रहता जिसके लिए वो सपने सुजोया करता था। वैसे वो था बड़ा खूंखार बूढ़ा और सीधे साधे आदमियों का खूब मजाक उड़ाता रहता था, मगर अपने को उन दोनों युवा कलाकारों सू और जॉन्सी का पहरेदार समझता था। सू ने बर्मन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी और एक कोने में वो कोरा कैनवस खड़ा था जो उत्कृष्ट कलाकृति की पहली रेखा का अंकन पाने के लिए 25 सालों से बाट जो रहा है। सू ने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने शरीर का संबंध जोड़कर सोचती रहती है कि जब उस बेल के सारे पत्ते टूट जाएंगे तब उसकी भी सांसें टूट जाएंगी और वो ये दुनिया छोड़ देगी। बूढ़े बर्मैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो नहीं सुना है। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने कैसे दिया सू? बेचारी झांसी। सू ने बताया कि वो बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीबोगरीब बातें आती रहती हैं। फिर भी अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, तुम हो तो आखिर। बर्मैन एकदम से चिल्लाया, तू तो बदअकल की बदअकल लड़की ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। आधे घंटे से यही झीक रहा हूं कि भाई मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं चलता हूं चलता हूं। लेकिन एक बात कहूं, यह जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक बिल्कुल नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा तब हम सब यहां से चल चलेंगे दूर कहीं। वो लोग जब ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। बर्मैन को एक दूसरे कमरे में ले गई सू। वहां से उसने खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा और फिर एक दूसरे को देखा। बरसात अपने साथ बर्फ लिए हुए लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बर्मैन को बिठाया गया जिससे वो चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन सके। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी
जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंख फाड़कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया कि पर्दे उठा दे, मैं बाहर देखना चाहती हूं। विवश होकर सू को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। लेकिन ये क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती जैसी की तैसी थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वो पत्ती जमीन से कोई 20 फीट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि रात में जरूर गिर गई होगी, लेकिन मैंने तूफान की आवाज भी सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, आज गिर जाएगी और मैं भी उसी के साथ मर जाऊंगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगी। वो इतना बोली ही थी कि सू अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर बोली, क्या उल्टा सीधा बकती रहती है पगली। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल रखा कर कि मैं क्या करूंगी तेरे बिना। जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीत गया और संध्या के प्रकाश में दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें ज्यों का त्यों दिखाई देता रहा। रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया कि पर्दे हटा दिए जाएं। पर्दे हटा दिए गए। बेल में पत्ती अभी तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसे एकटक देखती रही। फिर उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली कि सू, मैं बहुत खराब लड़की हूं। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को भी वहीं रोककर मुझे बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस तरह मरना तो पाप है। सुन, मुझे थोड़ा सा शोरबा दे दे और दूध में कुछ जहर मिला के दे दे। हाँ सुन, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिया लगा दे, ताकि मैं तुझे खाना पकाते हुए देख सकूं। फिर कोई 1 घंटे बाद वो बोली कि सू, मुझे लगता है कि मैं कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए तो सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल हाथों को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले कि संकेत अच्छे हैं सू, अब संभावना 8 आने मानी जा सकती है। मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? बर्मैन। हाँ, कोई कलाकार है शायद। उसे निमोनिया हो गया है, बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता हूं, वहां उसे ज्यादा आराम मिलेगा। और ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने सू से कहा कि जॉन्सी अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारी जीत हुई, बधाई हो। अब सिर्फ उसकी देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। बोली, एक बात कहनी है तुझसे। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बर्मैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहां तक कि जूते भी पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहां गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ वहां पे मिला। जरा खिड़की के बाहर तो देख उस अंतिम पत्ती को। जॉन्सी, तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती
हिलती क्यों नहीं है? एक बात बताऊं, यही मिस्टर बर्मैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात वो अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात मिस्टर बर्मैन ने इस आखिरी पत्ते का निर्माण किया था। यही थी उसकी उत्कृष्ट कलाकृति, आखिरी पत्ता। तो ये थी ओ हेनरी की कालजयी रचना लास्ट लीव का हिंदी रूपांतरण आखिरी पत्ता। अगली बार फिर कुछ नया लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।